जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं और ऐसा करते हुए सब एक नियम में बंध कर चलते दिखते हैं। लेकिन अंदाजा लगाएं कि कहां गड़बड़ होने का अंदेशा है। दो ग्रह हैं जो एक दूसरे से टकरा सकते हैं और एक कॉस्मिक तबाही की वजह बन सकते हैं। ये रहा नेपट्यून, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर वाला ग्रह। ये पृथ्वी से 17 गुना भारी और 4 गुना बड़ा है। ये सूर्य से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, तो ये हमारे स्टार से हमारे मुकाबले 30 गुना ज्यादा दूर है। वैसे नेपट्यून 164 साल में लगभग पूरी तरह गोल ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाता है। नेपट्यून ठंडा, शांत और स्थिर है, लेकिन एक ग्रह है जो इस संतुलन को बर्बाद कर सकता है और वो है प्लूटो। ये चट्टानों और बर्फ से ढका एक बौना ग्रह है। ये चंद्रमा से 6 गुना हल्का और 3 गुना छोटा है। हम इसके ऑर्बिट में इंटरेस्ट रखते हैं। यदि आप ऊपर से सोलर सिस्टम के मैप को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये गोल नहीं बल्कि अंडाकार है, यानी ये एक थोड़ा फ्लैट सर्कल है। अपने सबसे दूर पॉइंट पर प्लूटो सूर्य से 49 पृथ्वी सूर्य की दूरी के बराबर दूर है। जब ये चलता है तो ये तारे के करीब आता है। अपने निकटतम पॉइंट पर प्लूटो सूर्य से लगभग 29.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। वो नेपट्यून से भी करीब है, तो कल्पना की जाती है कि आपस में वो टकरा सकते हैं। आइए इस टक्कर को आगे से बैठकर देखें। कृपया थोड़ा करीब करें। बढ़िया। नेपट्यून और प्लूटो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ये दोनों दुनिया बहुत ठंडी है, लेकिन वे एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनली संपर्क करना शुरू कर देते हैं, ठीक दो चुंबक की तरह। ये उन्हें अंदर से गर्म करता है। नेपट्यून एक बड़ा सा गैस जायंट है। वहाँ कोई सॉलिड सतह नहीं है, इसलिए अभी इसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन प्लूटो की सतह चट्टानी है। नेपट्यून के ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण इसमें क्रैक आने लगे हैं। प्लूटो लगातार भूकंपों को अनुभव करता है। इससे ये और भी गर्म हो जाता है। जब प्लूटो गैस जायंट को लगभग छूता है तो वो अंदर से बाहर पूरा उखड़ने लगता है। साथ ही नेपट्यून का एटमॉस्फेयर बहुत घना है, तो बौना ग्रह ऊपरी एटमॉस्फेयर में गैसेस की वजह से फ्रिक्शन से जलने लगता है। प्लूटो अब एक तरफ बहुत गर्म है और दूसरी तरफ बहुत ठंडा है। ये गंभीर डिफॉर्मेशन का कारण बनता है और ये उखड़ने लगता है। बौने ग्रह के आधे टुकड़े नेपट्यून के ऑर्बिट में रहते हैं। वे एक दूसरे से तब तक टकराएंगे जब तक कि वे धूल में न बदल जाएं और बड़े ग्रह के नए रिंग न बन जाएं। बाकी दूसरे टुकड़े नेपट्यून के एटमॉस्फेयर में जल जाएंगे और प्लूटो की सबसे बड़ी चट्टानें नेपट्यून के जरिए तब तक गिरेंगी जब तक वे पूरी तरह से जलकर धूल में बदल नहीं जाती। नेपट्यून ने सचमुच प्लूटो को खा लिया और बिना किसी बदलाव के अपना ऑर्बिट जारी रखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गैस जायंट बौने ग्रह की तुलना में 20 गुना बड़ा और भारी है, तो इस टक्कर से नेपट्यून को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये पहली बार में नहीं हुआ होगा, क्योंकि उनका ऑर्बिट असल में क्रॉस नहीं होता है। आइए फिर से सोलर सिस्टम के मैप को देखें, ऊपर से नहीं साइड से। यहाँ सभी 9 प्लैनेट सूर्य से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं। उनके बीच की दूरी बहुत अधिक है और उनके ऑर्बिट क्रॉस नहीं करते हैं। ये प्लूटो का ऑर्बिट है। आप देख सकते हैं कि ये सभी प्लैनेट की हॉरिजॉन्टल लाइन के मुकाबले झुका हुआ है। ये सबसे ऊपर से शुरू होता है, फिर प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स के नीचे डाइव करता है और वापस आ जाता है। इसलिए प्लूटो कभी नेपट्यून से नहीं टकरा सकता। फिर भी हमारे सोलर सिस्टम में पहले भी ग्रहों की टक्कर हो चुकी है और इन टकराहटों की बदौलत पृथ्वी पर जीवन आया था। आइए लगभग 4.5 अरब साल पहले के समय में वापस चलते हैं। गर्म लावा का ये गोला पृथ्वी है। ये सिर्फ धूल के बादल से बना है और ठंडा होना शुरू हो गया है। लेकिन फिर मंगल ग्रह के आकार का एक भटकता हुआ ग्रह होराइजन में आया। इसे थिया कहा जाता है। ये अनिवार्य रूप से हमारे ग्रह की ओर बढ़ रहा था। थिया के साथ टक्कर एकदम सही एंगल पर हुई। अगर थिया ने हमें सामने से टक्कर मारी होती तो दोनों ग्रह टुकड़े टुकड़े हो गए होते, लेकिन इसने हमें लगभग
साइड की तरफ पर मारा। थिया ने कुछ मैटर को युवा पृथ्वी से बाहर निकाल दिया और खुद ही मलबे में ढेर हो गया। तब ये अपनी यात्रा जारी नहीं रख सका क्योंकि पृथ्वी ने इसे ग्रेविटेशनल ट्रैप में पकड़ लिया था। इस ग्रह का एक बड़ा टुकड़ा हमारे ऑर्बिट में ही रह गया। छोटे टुकड़े एक दूसरे से टकरा गए और पृथ्वी पर गिर गए या थिया के बचे खुचे हिस्से में शामिल हो गए। धूल जम गई और हम परिचित तस्वीर देख सकते हैं, यानी पृथ्वी और चंद्रमा। ये हमारे बगल में कैसे आया, ये इसकी मुख्य थ्योरी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसी टक्कर के कारण पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। थिया अपने साथ काफी सारी बर्फ लाया था जो हमारे ग्रह पर पानी में बदल गई। नए चंद्रमा ने पृथ्वी के रोटेशन को स्थिर किया। इससे ग्रह पर स्थितियां जीवन की शुरुआत के लिए परफेक्ट बन गईं। एक और टक्कर एक विस्फोट की लहर पैदा कर सकती है जो हजारों प्रकाश वर्ष में फैल जाएगी। स्टेलर टक्कर ये आमतौर पर बाइनरी सिस्टम में एक सफेद बौने और हमारे सूर्य जैसे एक रेगुलर स्टार के साथ होता है। एक सफेद बौना एक स्टार का बचा हुआ हिस्सा होता है जो उससे बाहर चला जाता है। जैसे जैसे स्टार करीब आते हैं वे एक दूसरे के चारों ओर एक स्पाइरल जैसा डांस करते हुए घूमने लगते हैं। सफेद बौना बड़े तारे की ऊपरी परतों को नीचे खींचता है। ये गर्म प्लाज्मा और स्टारडस्ट एक चमकदार डिस्क बनाते हैं। दोनों सितारे और करीब आ जाते हैं। जब वे अंत में एक दूसरे में समा जाते हैं तो ये गर्म तारे के कोर में एक चेन रिएक्शन का कारण बनता है। मैटर का मास तारे के कोर पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है। ये एक दूसरे में समा चुके तारों के अंदरूनी हिस्से को और भी अधिक गर्म करने का कारण बनता है। फिर ये फैलता है और एक सुपरनोवा बनाता है। ये यूनिवर्स के सबसे चमकदार इवेंट में से एक है। विस्फोट से निकलने वाली रोशनी को सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर से देखा जा सकता है। एक ब्लैक होल के साथ एक स्टार की टक्कर एक और शानदार नजारा है। ब्लैक होल यूनिवर्स में सबसे भारी वस्तु है, साथ ही उनकी ग्रेविटी आश्चर्यजनक रूप से काफी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए जब एक स्टार और एक ब्लैक होल करीब आते हैं तो ब्लैक होल स्टार के हल्के पदार्थ को खाने लगता है। गर्म प्लाज्मा स्पैगेटी की तरह काले केंद्र की ओर जाता है। किसी देखने वाले के लिए ये प्लाज्मा ब्लैक होल के बिल्कुल किनारे पर टिका हुआ लगता है। इसे इवेंट होराइजन कहते हैं। बात यह है कि इतने भारी वस्तु के नजदीक समय बहुत धीरे होता है, इसलिए हमें लगता है कि मटेरियल इवेंट होराइजन पर टिका रहता है, लेकिन असल में ये ब्लैक होल के केंद्र में लंबे समय पहले चला गया था। जैसे ही वे और भी करीब आते हैं, ब्लैक होल सचमुच स्टार को तोड़कर अलग करना शुरू कर देता है और उसे पूरा निगल जाता है। इस पॉइंट पर ब्लैक होल लगभग आधा स्टार के मास को एनर्जी की एक बीम के रूप में अपने काले केंद्र से ठीक बाहर निकाल देता है। स्टार के मास का दूसरा आधा हिस्सा इस काले दरिंदे का भोजन बन जाता है। हम अपने यूनिवर्स में कई ब्लैक होल के बारे में जानते हैं। उनमें से सबसे भारी आमतौर पर गैलेक्सीज के बीच में होते हैं। वे सूर्य से लाखों गुना भारी हो सकते हैं, लेकिन अगर दो ब्लैक होल आपस में टकरा जाएं तो क्या होगा? हमारे वैज्ञानिकों को इस तरह की घटना को देखने का अवसर मिला। 66 और 85 सोलर मास वाले दो ब्लैक होल धीरे धीरे एक दूसरे के पास पहुंचे। उन्होंने एक साथ डांस किया और उनके पास से गुजरने वाली लाइट को झुका दिया, लेकिन फिर वे एक बड़े से ब्लैक होल में मर्ज हो गए जिसका वजन 142 सोलर मास था। उसी सेकंड एक नए ब्लैक होल ने 9 सोलर मास की एनर्जी के साथ ग्रेविटेशनल वेव्स को स्पेस में छोड़ा। वैज्ञानिक इन वेव्स को पकड़ने और दो ब्लैक होल के मर्ज होते हुए देखने में सफल हुए थे, लेकिन ये घटना असल में करीब 17 अरब साल पहले हुई थी। हम इसे अब केवल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि लाइट और ग्रेविटेशनल वेव्स के पार्टिकल्स को पृथ्वी तक 17 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने में इतना समय लग गया। अब एक गैलेक्टिक स्केल की टक्कर पर विचार करें। सच में ये मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी की टक्कर है। ये घटना 4.5 अरब वर्षों में होगी, इसलिए तब तक इंतजार करें। मिल्की वे में लगभग 100 अरब स्टार हैं और एंड्रोमेडा में लगभग 1 खरब हैं।
जैसे जैसे गैलेक्सी एक दूसरे के पास पहुंचती हैं, वे एक दूसरे के चारों ओर कई सर्कल बनाती हैं। उस समय कुछ तारे गैलेक्सी से गुलेल की तरह निकले जा सकते हैं। फिर मिल्की वे और एंड्रोमेडा मर्ज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ एक सिनेरियो ये है कि हमारा सोलर सिस्टम किसी दूसरे स्टार सिस्टम से टकराएगा जो एंड्रोमेडा से होगा। इस मामले में एक स्टेलर टक्कर हो सकती है और बाद में एक सुपरनोवा हो सकता है। हमारी दुनिया तबाह हो जाएगी। एक दूसरा विकल्प यह है कि सूर्य डार्क स्पेस में चला जाएगा। इस मामले में हम अंतर को नोटिस भी नहीं कर सकते हैं। हम पृथ्वी पर केवल तारों वाले आकाश को धीरे धीरे गायब होते देखेंगे, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम होम गैलेक्सी से दूर डार्क स्पेस से होकर गुजरेगा। लेकिन सबसे अधिक संभावना ये है कि जब गैलेक्सी मर्ज होंगी तो ये हमारे लिए पूरी तरह से दर्द रहित होगा। असल में स्पेस बहुत बड़ा है। इसमें दोनों गैलेक्सीज के सभी स्टार्स के लिए जगह है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम रात के आसमान में ढेर सारे नए स्टार देखेंगे, एंड्रोमेडा से उड़न तश्तरी के साथ। नहीं, वाकई में नहीं। लेकिन ये गैलेक्सीज की टक्कर नहीं है जिसके बारे में हमें परेशान होना चाहिए, बल्कि हमारे सूर्य के लिए 4.5 अरब वर्षों में ये एक लाल जायंट बन जाएगा। ये एक्सपांड करेगा और नजदीकी ग्रहों को निगल जाएगा। पृथ्वी शायद सूर्य के निकट पहला प्लैनेट होगी। ये इतना गर्म होगा कि सारे जीव बस गायब हो जाएंगे। फिर कोई भी गैलेक्टिक टक्कर को नहीं देख पाएगा।